कि कर्मचारियों की क्षमता कितनी है, कितने लोग हैं। आपका विभाग मतलब हम कई तरह के विभागों के नाम सुनते हैं, सीबीडीटी, ईडी, है ना, डीआरआई, इनकम टैक्स, इन सबको मिलाकर या रेवेन्यू डिपार्टमेंट या आपका डिपार्टमेंट है? जो सीबीईटी के अलावा जो ईडी, डीआरआई ये सब रेवेन्यू का पार्ट है, लेकिन रेवेन्यू में सीबीईटी में केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, जिसके तहत हम लोग सब काम करते हैं। अच्छा। और जैसा आपने अभी बताया कि हमारे डिपार्टमेंट में जो शॉर्टफॉल है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से जो पहले से हमारे पास जो काम असाइनमेंट है उसको पूरा करने में हमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है। बहुत लेट सिटिंग में लोग काम करते हैं। अभी भी जैसे जो लास्ट ईयर लेट सिटिंग से क्या मतलब? हम तो ये सोचते हैं कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी 5 बजे घर चला जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आज भी मैं तो दिल्ली में कार्यरत हूँ, यदि अभी भी आप जाएंगे तो हमारे तमाम अधिकारी जो है अभी आपको बिल्डिंग में बैठ के काम करते हुए मिलेंगे, क्योंकि जो लास्ट ईयर हमारी टाइम बारिंग की जो डेट थी वो 31 मार्च थी। इस साल उसको घटा के 31 दिसंबर कर दिया गया। क्या है ये नहीं समझा? मतलब ये जो जैसे जो टाइम बारिंग लिमिट होती है, हमारा डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे जो भी कार्य है वो एक लिमिट, उसकी एक डेट निश्चित है, उस डेट में आपको करना पड़ेगा। आप उसको उसके बियॉन्ड डेट बियॉन्ड कोई भी। ये कौन सा काम है जो आपको 31 मार्च तक करना था और अब इसे 31 दिसंबर तक करना है? जो असेसमेंट का जो 13-14 का जो हमारा असेसमेंट है उसको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा इस 31 दिसंबर से। जो स्कूटनी के केसेस ऑलरेडी फिक्स फॉर द वेरिफिकेशंस हैं जो उन सब मैंने कहीं पढ़ा था कि ये कोई 3.5 लाख केस 1% के हिसाब से आप हर साल स्क्रूटनी करते हैं। 1 साल के भीतर। और उसमें जो है हमारे ऑफिसर्स जो बेसिकली जो एओ होते हैं वो इसको वो करते हैं। उसके साथ जो थोड़ा अपने विभाग के बारे में जानकारी भी दीजिए दर्शक को कि मतलब जो एक रेवेन्यू ऑफिसर आईआरएस होता है हम उससे जानते हैं। हाँ, वो हमारे यहाँ आईआरएस और एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है, उससे जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ सबसे जो टॉप में अभी जैसे जो नया कैडर सेक्शन था जो 2013 में आया, उसके मुताबिक हमारा सबसे जो हायर पोस्ट है वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। अच्छा। प्रिंसिपल सीसीआईटी। उसके नीचे आते थे, लेकिन जो एक्चुअल में रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम करते हैं वो हमारे एओ करते हैं। और उस एओ में एक सबसे पहले होता है इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर। दे आर द मेजर पार्ट जो कलेक्ट करते हैं रेवेन्यू उसमें। और उसमें जो है शॉर्टफॉल है हमारे पास। जैसे उसके ऊपर एक मेन जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी होता है वो ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर होता है। अच्छा। वहाँ पे एट अबाउट 600 से ज़्यादा पोस्ट खाली पड़ी है। ये तीनों में है? नहीं, ओनली ज्वाइंट कमिश्नर। ज्वाइंट कमिश्नर के पद में 600 लगभग 600 पोस्ट खाली पड़े। वो तो काफी सीनियर पोस्ट होता है ज्वाइंट कमिश्नर का। और उसके नीचे जो एओ जो रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं एसी, उसमें लगभग 500 से ज़्यादा पोस्ट खाली पड़ी। असिस्टेंट कमिश्नर में असिस्टेंट कमिश्नर जो बहाली होते हैं आईआरएस के तहत, आईआरएस से जो नौकरी करता है, जो आते हैं उसमें कुछ प्रमोशन से आते हैं साइड से, कुछ डायरेक्ट आते हैं। वो कैडर 50% का उसमें एट अबाउट 500। मैं युवाओं के लिए भी थोड़ा मैं चाहता हूँ कि वो उम्मीद करें कि उनको भी उनके लिए भी हमारे यहाँ खाली पड़ी थी। और उसके अलावा जो हमारे नीचे जैसे हम लोग स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमारे यहाँ पे लगभग जो है 18 से 20 हज़ार पोस्टें खाली पड़ी हैं विभिन्न अलग अलग पदों के अंदर। इंस्पेक्टर्स भी है, स्टेनोग्राफर्स हैं, सीनियर टैक्स असिस्टेंट हैं, एमटीएस हैं। 18 से 20 हज़ार खाली। हाँ, लगभग 35-40% पोस्ट अभी खाली। सब मिला के कोई 21,000 22,000 पद। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार के सामने जो चुनौतियां हम उसको करने के लिए तैयार हैं। हमें कोई उससे ठीक है, हम बस आपके काम करने की पद्धति जरूरतों को समझना चाहते हैं। तो 21-22 हज़ार पद खाली पड़े। ठीक है। और ये जो संख्या है ये 2009 में हमारा कैडर सेक्टिंग का एक प्रपोजल मूव हुआ, उसमें हमने तय किया 2013 से पहले जो हमारा वर्कलोड था उसके हिसाब से हमें एट अबाउट 76,000 पोस्ट हमारे सेंक्शन हो गया। लेकिन उसमें से इतने पोस्ट अभी भी खाली पड़े। और जो नई चुनौतियां हैं उसको काम करने के लिए निश्चित रूप से इतना सारा काम निपटाने के लिए हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर की जरूरत है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, हमारा जो सर्वर सिस्टम है उसको और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमने एक खबर फ्लैश की कि आपकी 100 लोगों की टीम चेन्नई जाती है और कोई 20 करोड़ नए नोट बरामद करती है। ठीक, हमने तो फ्लैश कर दी कि इनकम टैक्स ने जब्त किया, फिर हमारा काम खत्म, मतलब यहीं तक। तो वो ब्लैक मनी है, किस सोर्स से आया है, कैसे आया है, इसे साबित करने की प्रक्रिया कितनी लंबी होती है? कितने दिनों के बाद आप अपने तरीके से फाइनल सेटल करते हैं कि हाँ 10 करोड़ में से 4 करोड़ ब्लैक मनी है या 10 का 10 करोड़ ब्लैक? ये कम से कम 1 वर्ष से पहले था। 1 साल। इससे पहले
क्योंकि उसके लिए अभी जो हम ये सूचना फ्लैश करते हैं वो एक प्राथमिक सूचना वो प्राथमिक कि आपने पकड़ा है, वो काला है या नहीं है ये अंतिम आपके हिसाब से उसका नहीं। प्रोसीजर असेसमेंट पे जाने के बाद ही तय कर पाएंगे हम लोग कि वो इनकम जो है ब्लैक मनी है, उसका वाइट मनी है, और उस पर कोई टैक्सेबल लिमिट टैक्स बनता है नहीं बनता, वो इमीडिएटली आप उसको तय नहीं कर सकते। वो तुरंत तय नहीं होता कि आपका ये कहाँ से नोट आया आप बताइए, और आपको जैसे सिनेमा में हम देखते हैं वो हम वैसे सीज उसको हम उस वक्त सीज कर लेते हैं, हाँ। कैश को सीज कर लेंगे, ज्वेलरी को सीज कर लेंगे, लेकिन उसकी प्रोसीडिंग जो है बाद में चलेगी। वो प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के वो बाद ही वो सीज तय करते होगा। हैं जो आप अमाउंट हाँ। वो फिजिकल फॉर्म में अपने पास जब्त रखते हैं, या फिर वो जैसे जैसे जो- 100 करोड़ पकड़ा है तो सरकार को दे दिया, सरकार ने फिर सर्कुलेट कैश कर पूरा का पूरा हम लोक बैंक डिपॉजिट करते कर हैं, देते हैं। और जो ज्वेलरी होती है वो हमारे स्ट्रॉन्ग रूम ठीक में है। आती है, हम वहाँ पे उसको स्ट्रॉन्ग रूम में रखते हैं जब तक कि ये फाइनल डिसीजन ऑफ ठीक है, तो एक जांच अगर पड़ जाए तो आप 1 साल तय करते मिनिमम हैं, लग जाता है इसको फाइनली सेटल करने उसी में। दिन नहीं कर सकते। क्या आप इस वक्त तैयार हैं, आपका विभाग, कि अगर मान लिया जाए कि जनधन खाते में कोई 10,000 खातों पे कोई शक हो जाता है, या वैसे खाते जिनमें 2.5 लाख से ज्यादा जमा हुए हैं, ऐसे खातों की संख्या अगर 5 लाख है, 6 लाख है, 10 लाख करोड़ जमा हुआ है तो 6 लाख 7 लाख हम मान के चल सकते हैं, क्या इन खातों की जांच करने में आप इस वक्त तैयार हैं? लोग हैं आपके पास, कितना वक्त लग सकता मैं है? समझता हूँ कि जो अभी जो हमारी संख्या है उसको देखते हुए ये काम को मुकम्मल तरीके से करना बहुत संभव नहीं लगता हमें, बिकॉज क्योंकि जो जो हमारे पास पहले से जो काम है उसको भी हमें निपटाना है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। ये पहले से काम क्या है? इस वक्त मान लीजिए कि आपको इस नोटबंदी के बाद कई मामले आ रहे हैं, तो वो आपको तुरंत इमरजेंसी में टीम बनाकर छापे मारने पड़ते हैं। छापे मार लिए हम तो लोग। इसके बीच में आप कौन सा और काम कर रहे हैं? जो हमारा रेगुलर असेसमेंट तो चलता रहा। इस साल का टाइम बैरिंग होगा तो दूसरे साल का टाइम बैरिंग शुरू हो जाएगा। इस जैसे 1 जनवरी आएगा तो नेक्स्ट ईयर का जो हमारा टाइम बैरिंग मैटर होगा उस पर काम शुरू हो जाएंगे। और उसके अलावा रिकवरी का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। जितना हमने असेसमेंट में प्रोसीडिंग में असेसमेंट किया वो उसमें जो डिमांड जनरेट किया उसको कलेक्ट करने वाला एक काम अलग चलता है, सर्च एंड सीजर वाला काम अलग चलता है, और जैसे ऑडिट का एक हमारा एक वो अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट का। तो सारे खातों की छानबीन आप नहीं कर सकते हैं, अगर सरकार आपको डेटा उपलब्ध भी करा देगी। डेटा उपलब्ध कराने के बाद इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रोविजंस हैं, जो उसकी कार्यप्रणाली है, उसको बिना अपनाए हम लोग किसी को ये साबित नहीं कर सकते कि ये काला धन है या सफेद धन, जब तक कि वो प्रोसीजर हर एक व्यक्ति से आपको जाकर उसको पर्याप्त मौके देने हाँ पड़ेंगे। बिल्कुल देने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से जो एक्ट हमारा है उसके मुताबिक उसको वो मौके देने पड़ेंगे जब तक कि वो ये साबित ना हो जाए कि ये वो उसका कोई जैसे इस साल में भी हम करते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर में इनकम जाके टैक्स डिपार्टमेंट इस तरह के विवाद में साल में कितने मामलों से जूझता होगा? मतलब अपना जो ट्राइब्यूनल वगैरह देखते हैं, जैसे आपने किसी को छापा मारा वो ट्राइब्यूनल तो बात की बात है। पहले तो जैसे हमारे यहाँ पे जितने भी छापे के केसेस होते हैं हाँ वो हमारे यहाँ जो ऑल इंडिया में हमारा एक सेंट्रल सर्कल वो वहाँ पे तमाम जितने भी सर्च एंड सीजर के केसेस होते हैं वो सेंट्रल सर्कल में ही जाते हैं। पहले कंसोलिडेट वहाँ पे जाते हैं, उनका असेसमेंट वहाँ पे होता है पहले। जी। जब वो वहाँ से कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद में ट्यूटोरियल जुडिक्शन में जाएगा। जब वो सर्च एंड सीजर में जितना भी हम लोग अटैच करते हैं या जो उसको अनडिस्क्लोज इनकम में लाना है क्या लाना है, वो सेंट्रल सर्कल वाले वो केस मान लो कोई एक एसएससी था वो एक ट्यूटोरियल जुडिक्शन में था, उसके यहाँ पे कोई रेड हो गया इनकम टैक्स का, तो सारे के सारे केस कंसोलिडेट सेंट्रल सर्कल में जाएंगे। वहाँ पे उसका वो जो हमारा रिपोर्ट होगा उसके बेसिस पे एक असेसमेंट होगा, और जब वो कंप्लीट हो जाता है फिर वापस ट्यूटोरियल जुडिक्शन हम कोशिश करते हैं कि अजय गोयल साहब से भी जी, वो आज बाहर हैं। उनसे अगर फोन पे बात हो जाए तो उनसे भी हो जाएगा। लेकिन हमारा तो सिर्फ सरकार से कहना है कि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, मैन पावर को इसी वक्त आप लोगों ने प्रेस रिलीज दी है कि भाई हमें लोग दीजिए सारा कुछ करने के लिए, तो आपको भी लगता है कि यही मौका है दबाव बढ़ाने का कि आप हम तो ऑलरेडी हमारा ये चल रहा है आपका पहले से चल रहा है लगातार। हम लोग इससे बातचीत चल रहे हैं। जैसे प्रमोशन जो इसमें एक ये भी भाव है कि जो हमारे प्रमोशनल एवेन्यूज हैं उसमें जो स्टेग्नेशन है वो भी एक बहुत दिक्कत है कि डिपार्टमेंट में मॉरली बूस्टअप होता है कि आदमी का प्रमोशन चैनल टाइमली चल रहा है। हाँ नहीं, मोरल का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी पर्रिकर साहब ने चिट्ठी लिखी है कि सेना का मनोबल ना गिराए, और दूसरी बात तो आप लोगों का भी मनोबल मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ कि अभी एक मैंने टीवी में एक डिबेट देखा था जिसमें हमारे एक एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दिया कि इनकम टैक्स के सारे लोग करप्शन में उसमें उसको बढ़ाने में लगे हैं, करप्शन बढ़ाने में। तो हाँ, मेरा ऐसे ये लोग कहना कहते है, हैं कि मेरा ये आपका कहना है, क्योंकि डिपार्टमेंट मैं भी काफी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरा कहना है कि एक जो करप्शन है वो एक ऐसा एलिमेंट है कि वो ह्यूमन बीइंग, लेकिन
जहाँ तक हमारा प्रयास है कि हमारे जो लोग हैं वो शायद सबसे कम इसमें लिखते हैं। मैं ये तो नहीं कह चलिए सकता कि अब वो 100%, छोड़ देते हैं क्योंकि मैं उतना सक्षम नहीं हूँ कि लेकिन और हम लोग खुद से जितना सर्टिफिकेट नहीं देना और ये भी कहना चाहता हूँ कि एक हमारे डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के लिए कोई डेडलाइन नहीं है, हमारे लिए कोई डेडलाइन हमें तो 31 दिसंबर तक करना है, तो ऑलरेडी आप लोग 31 मार्च का उसमें काम हम लोग 31 डूबे दिसंबर तक कर उसके रहे हैं। बावजूद भी ये सब कामों में हमारे लोग लगे हुए हैं लगातार। पर 21,000 अगर वैकेंसी है तो ये देश के युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है कि इनकम टैक्स में अगर 21,000 है भर्ती हो जाए तो बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर यही काम, जैसा कि मुझे अभी ध्यान ठीक से नहीं आ रहा है, कि प्रधानमंत्री ने एक किसी भाषण में नोटबंदी के बाद कहा कि अगर जरूरत पड़ी तमाम खातों की जांच करने के लिए अगर लाख लोग लगाने भी पड़े तो लगाऊंगा, तो अगर वो रिटायर्ड लोगों को लगा दे तो क्या इससे आपका मैं पर्पस पूरा होता समझता है? हूँ कि इनकम टैक्स में ये एक जुरिडिक्शन का मैटर है, लीगल मैटर है, उसके लिए हाँ उसको वो सब चीज़ें पहले और तमाम वो ज़रूरतें उनको साथ पूरी करनी पड़ेंगी। उनको कहाँ बिठाने की व्यवस्था की जाएगी, किस तरीके से किस जगह पे बैठने की काम भी जगह नहीं है आप लोगों की, अभी सचमुच जैसे नहीं है। दिल्ली में मैं बैठता हूँ, अभी अभी रिसेंटली हम लोगों के काफ़ी प्रयास के बाद जो हमारे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर लगातार 2 साल से 3 साल से प्रयास कर रहे थे, अभी हम लोगों को जैसे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कुछ जगह मिली है। अच्छा कुछ जैसे सिविक सेंटर भी हमारा ऑफिस है, आपको मालूम है काफ़ी बड़ा ऑफिस है, वहाँ पे एक ब्लॉक सी ब्लॉक था, उसमें कुछ व्यवस्था एग्री किया है, लेकिन वहाँ पे भी शिफ्ट होने में कुछ टाइम लगेगा, उसको रेनोवेट करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। इमीडिएटली आप कहें कि 1 लाख मान लो कि दिल्ली में कह दें कि 2,000 लोगों को हम अपॉइंट कर देते हैं, तो कहाँ बैठेंगे, किस कहाँ जगह पे बैठे, कोई बैठेंगे? जगह नहीं है। और वो ये प्रक्रिया भी मतलब इतनी आसान नहीं है कि 21,000 लोगों को आप फटाक और से दूसरा भर्ती कर कि इनको देंगे। काम देने से पहले 2 साल की तो आपके ख्याल से, मेरे ख्याल से फरीदाबाद और रेवेन्यू सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है नागपुर में, है ना? हाँ वो तो ग्रुप ए की होती है, हाँ, बाकी ग्रुप ए की जैसे हमारी जो ऑफिसर्स के नीचे की ट्रेनिंग है वो अभी जो ग्रुप ए में जाते हैं वो तो नागपुर में होती है, बाकी रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जगह जगह जहाँ पे वो हमारी ट्रेनिंग। अब हमारे साथ अजय गोयल साहब है, तो उनसे मैं जानना चाहता हूँ। अजय गोयल साहब देखिए, अभी कनौजिया साहब से जो अभी स्टूडियो में हैं, उनसे हम यही जानना चाह रहे थे कि इस वक्त अगर बहुत सारे हजारों की संख्या में, मान लीजिए लाख 2 लाख की संख्या में खातों की जांच करने की जिम्मेदारी आ सकती है काला धन को पकड़ने के लिए, तो आपके विभाग पर, अफसरों पर किस तरह का कार्य दबाव है? वो अगर ऑफिसरों के लिहाज से भी अगर आप बता सकें कि आप लोग किस तरह से प्रेशर में हैं,